तो क्या मित्रों, आप भी इंडिया बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया का पीआर पाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया सीरियसली आप आना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में आकर के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वीज़ा सब क्लास 491 और इसको कौन अप्लाई कर सकता है और इसका प्रोसीजर क्या है और कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन अप्लाई कर सकता है। सारे डिटेल्स बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्तिवाणी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीज़ा बोल रहा हूँ आज, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सचमुच अप्लाई कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है या आपका क्या फ्यूचर प्लान है। जो कुछ भी है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के और जवाब दे सकूँ। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछिएगा, मैं दूसरे वीडियो में बना करके आपको बता सकता हूँ या आपको डायरेक्ट भी रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप हाइप भी ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ में शुरू करता हूं इस वीज़ा सब क्लास 491 के बारे में। सारे डिटेल्स बताऊंगा, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि ये 491 वीज़ा सब क्लास है क्या। तो ये है एक प्रकार से टेम्परेरी प्रोविजनल वीज़ा है और इसकी टाइम लिमिट होती है 5 साल की। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ऑलमोस्ट पीआर ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको रीजनल एरिया में रहना पड़ता है और वहीं पर काम करना पड़ता है। और ये आपका गेटवे बनता है 191 वीज़ा सब क्लास के लिए, और 191 का मतलब होता है पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंसी। तो ये वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आगे चल करके इसमें पीआर मिलने की श्योरिटी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीज़ा को पाने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए ये है कि इनकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपनी एक तो फेडरल गवर्नमेंट की जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, और वैसे यहाँ के सभी स्टेट्स की भी अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो इनकी लिस्ट में होना चाहिए, और आपकी उसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड मतलब रिलेवेंट एजुकेशन भी होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस भी आपका उसी फील्ड का होना चाहिए। और मित्रों, इसमें आपको इंग्लिश का एग्जाम भी देना पड़ेगा, जिसमें 6 बैंड ईच होने चाहिए अगर आप आइल्स का एग्जाम देते हैं, और अगर आप पीटीई का देते हैं इक्विवेलेंट आपका उसमें भी रिजल्ट होना चाहिए। और इसमें मित्रों आपके पास में होना चाहिए स्टेट नॉमिनेशन, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, तो किसी भी स्टेट का आपके पास में नॉमिनेशन होना ज़रूरी होता है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। या फिर आपकी सगी फैमिली से, आपके डायरेक्ट फैमिली से कोई व्यक्ति यहाँ रीजनल एरिया में रह रहा हो तो वो स्पॉन्सर भी कर सकता है इस वीज़ा को पाने में, मतलब वो भी आपकी सहायता कर सकते हैं, बशर्ते कि वो खुद भी रीजनल एरिया में उसी स्टेट के रह रहे हों और वहीं पर उनका काम धंधा भी होना चाहिए। तो ये है पात्रता अप्लाई करने के लिए। ये वीज़ा मिलता है पॉइंट सिस्टम के आधार पर। तो पॉइंट सिस्टम कैसे क्या मिलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें मिनिमम पॉइंट्स जो हैं आपको कम से कम जो है तो चाहिए 65 पॉइंट्स। देखिए, ये गवर्नमेंट कहती ज़रूर है कि आपको 65 पॉइंट्स चाहिए, और किन्हीं ख़ास केसेस में ये अप्लीकेबल भी है, जैसे कि आपका जो ऑक्यूपेशन है और जो आपकी एजुकेशन है वो बहुत ही रेयरेस्ट हो और उसके लिए कोई कंपटीशन ना हो, तो 65 में भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आप समझें कि अगर आपको सचमुच इन्विटेशन चाहिए, वीज़ा चाहिए तो इन बिटवीन 85 to 95 के बीच में आपके पॉइंट्स होने चाहिए। और आपको पॉइंट्स मिलते कहाँ से वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझ। तो सबसे पहले तो आपको मिलते हैं एज के पॉइंट्स। देखिए, इस वीज़ा को पाने के लिए आपकी एज है कि कम से कम 45 ईयर से नीचे होना चाहिए, मतलब 45 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एज से भी पॉइंट्स गेन करने हैं तो वो आपकी जो एज है वो अगर 25 साल से लेकर के और 32 साल के बीच में है तो आपको एज के भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर इंग्लिश के भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपके 6+ हैं, लाइक अगर 7 बैंड ईच हैं तो आपको उसमें 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर 8 पॉइंट ईच हैं तो आपको 20 पॉइंट्स जो हैं तो इंग्लिश के मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपके मतलब जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं, और आपको अपनी एजुकेशन के भी पॉइंट्स मिलते हैं और वर्क एक्सपीरियंस के भी पॉइंट मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, मतलब आप अगर आप पुरुष हैं तो आपकी वाइफ, अगर आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड, मतलब जो भी इसमें फर्स्ट एप्लीकेंट होने वाला है, तो उनकी स्किल के भी पॉइंट्स मिलते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि अगर यहाँ पर आपको स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है तो 15 आपको उस स्टेट स्पॉन्सरशिप के भी मिलते हैं। तो इस तरह से आपके 65 के अबाव पॉइंट्स चले जाते हैं। तो अगर आपके 85 से 95 के बीच में पॉइंट्स बनते हैं
तो आपको ऑफर लेटर या इन्विटेशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास 65 ही हैं लेकिन उसमें आपका रेयरेस्ट ऑक्यूपेशन हो, मतलब होना तभी भी लिस्ट में चाहिए लेकिन उसके लिए कंपटीशन की लाइन कम हो, तो उसमें भी पीआर मिलने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले इस वीज़ा का प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना जो है तो स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर हर फील्ड की अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉडीज़ हैं और वो ऑथराइज्ड हैं, तो आपको अपनी स्किल असेसमेंट वहाँ से करवाना पड़ेगा। जब एक बार वहाँ से उनका मतलब अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद ही आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको देना है इंग्लिश का एग्ज़ाम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 6 बैंड या 6 अबाव चाहिए, तो जितने ज़्यादा बैंड्स होंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स आपको इंग्लिश से मिलेंगे, लेकिन ये आपका सेकेंड स्टेप है। इसके बाद मित्रों आपको एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट स्किल सेलेक्ट सिस्टम में सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या क्या सबमिट करेंगे, इसमें आप अपनी प्रोफाइल पॉइंट्स और एक्सपीरियंस डालते हैं। अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या है, एक कुछ तो बेसिक रूल्स हैं इस देश के जो फेडरल गवर्नमेंट्स के होते हैं, तो वो तो सब जगह कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट्स के अपने खुद के भी रूल्स हैं। हर स्टेट के, जैसे न्यू साउथ वेल्स है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, मतलब सारे स्टेट्स के अपने कुछ अलग अलग रूल्स हैं। तो उस स्टेट के रूल्स के हिसाब से ही आप अपना स्टेट में अप्लाई करते हैं और जब वो स्टेट आपको अप्रूवल दे देता है तभी आपका नॉमिनेशन होता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, वो जो सारे पॉइंट्स हैं अगर आपके अच्छे हैं और आपको नॉमिनेशन मिल चुका है, तभी आपको इनवाइट मिलेगा। जब मित्रों आपको इनविटेशन मिल जाता है तो विदिन 60 डेज, इनविटेशन मिलने से 60 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। और एक बार वीज़ा अप्लाई करने के बाद में आपको इस पूरे प्रोसीजर में 6 to 12 मंथ्स के आसपास टाइम लगता है। अगर आपने टाइम टू टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, सारे स्टेप्स जो हैं आपके टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो विदिन 6 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और आपका वीज़ा आ जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसीजर में आपका खर्चा कितना आएगा। तो देखिए, जो इसमें मेन अप्लीकेंट होता है उसकी वीज़ा फ़ीस और स्किल असेसमेंट की वीज़ा फ़ीस और जो आप इंग्लिश का टेस्ट देते हैं, अगर एक बार में ही आप पास हो जाते हैं तो 15-20 हज़ार के आसपास कुछ है। अगर आपको कई अटैम्प्ट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि हाँ उसमें आप इंग्लिश का टेस्ट आप कई बार दे सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप पहले या दूसरे बार में ले आते हैं तो आपके पैसे कम खर्च होते हैं। अदरवाइज़ तो आपका 15 या 20 हज़ार के आसपास एग्जैक्टली कुछ होगा भी उसकी फ़ीस, तो वो फ़ीस है। फिर इसके बाद में आपका मेडिकल भी करवाना पड़ेगा, तो मेडिकल करवाने की भी फ़ीस और चार्जेज होते हैं। मेडिकल आप कहीं से भी नहीं करवा सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ में जिनका टाई अप है ये आपको लिस्ट देंगे, उस लिस्ट के हिसाब से वहाँ जाकर के आपको मेडिकल करवाना होता है और उसकी आपको फ़ीस वगैरह भी जमा करनी पड़ती है। तो उसको मिला करके और पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं PCC, वो सब कुछ इन सब चीज़ों को मिला करके ये जो खर्च हैं तो वो लगभग आपका 3.5 से 5 लाख रुपए के आसपास लगेगा। इसमें बाकी चीज़ें अभी शामिल नहीं है, तो केवल वीज़ा का ही प्रोसीजर का फ़ीस है। हाँ, अब अगर इसमें आपने किसी एजेंट को शामिल किया है, क्योंकि हो सकता है इतना प्रोसेस करने में आप कॉन्फिडेंट ना हो, तो बेहतर होगा कि कोई अच्छा सा जांच परख करके और कोई आप जो है तो इमिग्रेशन एजेंट को हायर करें, उसकी सर्विसेज लें। लेकिन हाँ, जब आप एजेंट हायर कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन स्टिल इन फ्रॉड लोगों में से ही आपको सही लोगों को चुनना होता है। तो किसी के पास जाके इमीडिएट शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से पता कर लें और 2-4-10 लोगों से मिलें, मतलब एजेंट्स से, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। तो उनकी फ़ीस अलग होगी। अभी फिर आप सामान वगैरह खरीदोगे यहाँ आने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए आपको वो लगेगा, क्या बोलते हैं, एयर फेयर वगैरह लगेगा। और अगर आप अकेले हैं कि आपकी पूरी फैमिली है तो ये उस पर डिपेंड करता है। मैंने तो एक आदमी को बताया है कि 3.5 से लेकर के और 5 लाख रुपए के बीच में जो है, इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इतना लगभग इसमें आपका खर्चा आएगा। अगर मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो फिर वो उसी हिसाब से उनकी वीज़ा फ़ीस और बाकी के टिकट किराया भाड़ा वो सारी चीज़ें जो है तो बढ़ती जाएंगी। लेकिन एक व्यक्ति का जो है कम से कम इतना मान करके आप चलें कि वीज़ा प्रोसीजर में खर्चा होगा और एजेंट की फ़ीस अलग होगी। तो मित्रों देखिए, जब ये वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप कुछ सावधानियां रखें। जैसे कि ऑक्यूपेशन का जब सिलेक्शन करते हैं तो उसमें मिस्टेक ना करें। इसके लिए मुझे लगता है कि एजेंट से जब आप मिलकर के बातचीत करेंगे तो वो क्लैरिफिकेशन आ पाएगा। या आप इतने स्मार्ट हैं, आपको लगता है कि आप अपने ऑक्यूपेशन को लेकर के किसी तरह से कंफ्यूज नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें कि आपको कौन सा ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। तो ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करते टाइम कोई गलती ना करें, एक तो ये सावधानी रखें। दूसरी बात ये कि आप इंग्लिश के बैंड्स
यहाँ पर सावधानी रखें कि जितने मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना आप मैक्सिमम बैंड्स लाने की कोशिश करें। तीसरी चीज, कोई भी किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट तो लगाएं ही नहीं, और वर्क एक्सपीरियंस का फेक डॉक्यूमेंट इसलिए ना लगाएं क्योंकि वो आपकी इंक्वायरी हो सकती है। आपने जिस जगह का दिखाया है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ या करता था, वहां पर ये अपनी इंक्वायरी करते हैं, बहुत बार करते हैं, फिजिकल बंदे तक भेज देते हैं, टेलीफोन करके भी भेजते हैं। तो ऐसी कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स ऐसे ना, कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दें, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना करें। ये सावधानी आपको रखना पड़ेगा। और अगर ये सावधानी आप नहीं रखते हैं तो आपका वीज़ा, आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है। और एक बार अगर इन सब कारणों की वजह से रिजेक्ट होती है तो फिर ये जान लीजिए कि आपको दूसरे कंट्री में भी लगाना है या दोबारा यहाँ पर भी लगाना है, तो फिर वो बड़ी मुश्किल वाली बात बन जाती है। तो कोशिश ये करें कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल अपने वीज़ा प्रोसीजर के अंतर्गत ना करें। अगर मित्रों आप चाहते हैं कि आपका ये वीज़ा प्रोसीजर जल्दी हो सके, वीज़ा जल्दी मिल सके, आपका इन्विटेशन जल्दी आ सके, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सही ऑक्यूपेशन चूज करना है। और इंग्लिश के बैंड्स जो हैं तो वो हाईएस्ट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बैंड्स लाने की कोशिश करें। और आप अपने पार्टनर का स्किल भी ऐड ज़रूर करें और सही स्टेट चुनें, जैसे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, इनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें। अगर देखें आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर मिलता हो तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आपका वीज़ा प्रोसीजर जल्दी हो सकता है। 491 ये जो है तो यहाँ का PR का गेटवे है और बहुत स्मार्ट है क्योंकि ये बहुत ईजी ढंग से हो जाता है। लेकिन यही है कि इसके लिए अच्छी से प्लानिंग करेंगे तभी हो पाएगा। और 191 वीज़ा का मतलब होता है PR, और इसे आप सेमी PR समझ लें क्योंकि इस वीज़ा में ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ये वीज़ा उन्हीं लोगों को देती है, मतलब उतने लोगों को ही ये वीज़ा इशू होता है जिन लोगों को आगे चल करके उनको PR देना ही होता है। तो ये बहुत श्योर सिक्योर वीज़ा है। तो मुझे लगता है कि इसकी जब आप शुरुआत करें तो पूरी प्लानिंग के साथ, वेल प्लान के साथ में आप आगे बढ़ें, और 3 साल जब पूरा हो जाता है तो इसके बाद में आप 191 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं और आपको वो वीज़ा फिर तो मतलब जल्दी आ जाता है PR। अच्छा, इसमें आपको 1-2 बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप 491 वीज़ा में आते हैं तो इसमें आपको टेम्परेरी मेडिकेयर कार्ड भी मिल जाता है। मतलब देखिए, अगर आपके पास में मेडिकेयर कार्ड नहीं है तो मेरे ख्याल से अगर 2 या 3 या 4 लोग फैमिली के साथ हैं तो $300-400 आपको मंथली प्राइवेट इंश्योरेंस लेने में लगता है। और यहाँ पर प्राइवेट इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा मेडिकल का। दोनों कारण है, एक तो गवर्नमेंट की वजह से वो एक कंपलसरी है, दूसरे अगर आप बीमार कभी पड़ गए तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है इन कंट्रीज़ में कि वो इसकी वजह से भी आपको दोनों कारणों की वजह से लेना पड़ता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस वीज़ा में आपको एक टेम्परेरी मेडिकेयर कार्ड मिल जाएगा जिससे आपके परिवार का जो है तो हेल्थ गवर्नमेंट टेक केयर कर लेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर बच्चों की फीस वगैरह जो स्कूल की है वो ऐड नहीं है, वो आपको अपनी जेब से भरनी पड़ती है जो भी होगी फीस, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक स्कूल्स हैं उन पब्लिक स्कूल्स में मतलब यहाँ के PR मतलब परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजन्स के लिए जो है तो फीस नहीं भरनी पड़ती है। हाँ, प्राइवेट में तो सभी को देनी पड़ती है, तो ऑफकोर्स अगर आपके बच्चे प्राइवेट में आप डालते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो वो बेनिफिट्स आपको इस वीज़ा के अंतर्गत नहीं मिलते। वंस यू विल बिकम अ PR तब तो आपको जो भी सेंटर लिंक से बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। जैसे कि जॉब सीकर की, मतलब जॉब नहीं मिल रही होती है तो जॉब सीकर की पेमेंट आपको मिलती है, और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, फैमिली बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तमाम तरह के से जो है तो आपका गवर्नमेंट हेल्प करती है। लेकिन इस वीज़ा में आपको केवल एक ही है कि मेडिकेयर का आपको बेनिफिट, और उससे भी अगर आप देखें तो कम नहीं है, काफ़ी अच्छा मतलब सपोर्ट है गवर्नमेंट का। और बस इसमें इतना ही है कि आपको रहना 3 साल, अच्छा मिलता ये वीज़ा 5 साल के लिए है, लेकिन आपको 3 साल के बाद जब आप 3 साल रीजनल एरिया में रह लेते हैं तो आप PR अप्लाई कर सकते हैं 191 वीज़ा, और वो काफ़ी जल्दी आ जाता है। मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए उसको, अगर आपके सारे जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब प्रॉपर हैं और अप्रोप्रिएट हैं, आपने कोई झोल झाल नहीं किया है बीच में, तो काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो 3 साल के बाद में आप PR हो जाते हैं। हालांकि आपके पास 5 साल का टाइम होता है, लेकिन 3 साल में ही हो जाते हैं। और एक बार अगर आप PR हो गए तो उसके बाद फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं रह जाती कि आपको कहाँ रहना है। आप चाहें तो बड़े शहर की तरफ मूव कर जाएं, लेकिन जब आप 3 साल रह करके वहाँ अपना सेटअप बिठा लेते हैं तो फिर लोगों को महानगरों में आकर के, और ये इतना एक्सपेंसिव जो माहौल है यहाँ का, खर्चीला जो जीवन है, उसमें लोग आना पसंद नहीं करते हैं। अब 1-2 बातें जो है, तो ये तो थी आज के वीज़ा की बात कि मित्रों मेरी शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को अपना लगता है कि इस वीज़ा के अंतर्गत आपको ये वीज़ा सूट करता है तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले वहीं शुरुआत से कि सबसे पहले आप ऑक्यूपेशन लिस्ट वगैरह चेक कीजिए। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके बाद में इंग्लिश का दीजिए, उसके बाद में मतलब स्टेट में जैसे भी आपको इन्विटेशन मिलता है सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए, अच्छा एजेंट ढूंढिए, इन सब चीज़ों के साथ में कुछ पैसे और इंग्लिश इन सब की तैयारी कीजिए। और उसके बाद में आपको जब यहाँ आना होता है तो देखिए थोड़ा पैसा ठीक ठाक से अपने हाथ में ले करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर के इमीडिएट आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती है, तो कुछ दिन का आपके पास में खर्चा पानी होना चाहिए। देखिए आज से हम इतने साल 16-17 साल पहले आए थे, तभी भी हम काफ़ी अच्छे पैसे लेकर के आए थे, बिकॉज उस टाइम पे भी रिसेशन चल रहा था। और इस वक्त तो आप देख ही रहे हैं दुनिया भर का माहौल क्या चल रहा है, उसके बारे में भी बात करता हूँ थोड़ी सी। थोड़े बहुत पैसे आपको लाने भी पड़ेंगे, वीज़ा प्रोसीजर में लगेंगे, एयर फेयर भी लगेगा, आप अकेले हैं तो अकेले का, नहीं तो फैमिली है तो फैमिली के साथ में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। मुझे लगता है सबसे अच्छा वीज़ा है, जिसमें अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो रीजनल एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब स्टेट्स में कहीं पर भी रहते हैं, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। स्टेट स्पॉन्सर करता है तो स्टेट स्पॉन्सर के भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो 65 की जगह आपको 90 या 95 तक 85 तक पॉइंट बढ़ जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ के जो करंट सिनेरियो हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मित्रों, मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ वगैरह थोड़ी बहुत जब टाइम मिलता है इंडिया से, तो मुझे हैरानी होती है कि वहाँ पर केवल भड़काने की वजह से लोग लाइन लगा लेते हैं पेट्रोल स्टेशन में और गैस स्टेशन में, जबकि ऑस्ट्रेलिया के हालात आपको पता है कि नहीं पता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब वॉर शुरू हुई थी तो उस समय तक पिछले कई महीनों से $1.45 के आसपास जो है तो पर लीटर पेट्रोल हम गाड़ी में डलवा रहे थे, और अभी वही बढ़ करके, हालांकि ये नहीं कि अब बढ़ा है, वो तो 2-3 दिन के बाद ही 10-10, 15-15 सेंट बढ़ाते बढ़ाते अभी आज ही मैंने पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया है, तो डलवाया है $2.60 का 1 लीटर। आप समझिए कि कहाँ $1.45 और कहाँ $2.60। तो मेरे ख्याल से कितना बढ़ गया, लगभग $1.15 के आसपास जो है तो पर लीटर में पेट्रोल के यहाँ पर रेट्स बढ़ गए हैं। अगर इसको आप रुपीज़ में करें तो लगभग 75-80 रुपया पर लीटर में बढ़ गया। तो जो टैंक हमारा पहले $65 में, $60-65 में फुल हो जाता था, वो अब फुल हो रहा है यहाँ पर $110-115 में टैंक फुल हो रहा है। मतलब गाड़ी का टंकी जो है फुल हो रही है। मतलब कम से कम ये समझिए कि हर बार फिलिंग में लगभग इंडियन रुपीज़ में देखा जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेरे ख्याल से 65-66 रुपये का हो गया है अभी, तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा हमको हर बार टैंक फुल करने में देना पड़ रहा है। और ये इंडिया में काफ़ी लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कार रखते हैं और ओकेजनली उस कार को यूज़ करते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ के जीवन में, मैं अपनी केवल बात नहीं कर रहा हूँ, 99% ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि कार यहाँ की ज़रूरत है। हम सुबह से लेकर के रात तक हमें जहाँ कहीं पर भी जाना है तो हम कार के अलावा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बसों में और ट्रेनों में उन सब में इतना टाइम कंज्यूम होता है, उतना होता नहीं यहाँ पर टाइम। तो हमें तो पेट्रोल इस रेट में भी मिल रहा है, तो भी यहाँ कोई चूं चपड़ नहीं है, कहीं पर कोई लाइन भी नहीं है। जबकि मैंने कल देखा 1-2 पेट्रोल स्टेशन में तो पेट्रोल था भी नहीं, तो भी कहीं कोई ये नहीं कर रहा, अपनी गवर्नमेंट के साथ में सपोर्ट कर रहा है। और आप सचमुच, आप भारतवासी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास की कंट्रीज को देखिए, लकी है। मैं किसी गवर्नमेंट को प्रेज नहीं कर रहा, मैं किसी के बारे में कुछ अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर अभी तक आज 26-27 दिन हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए, आपके यहाँ अगर पेट्रोल के और इन सब चीज़ों का कोई क्राइसिस नहीं हुआ, पेट्रोल के और इस सब के इतने रेट्स नहीं बढ़े हैं, इसका मतलब यह है कि आप सचमुच लकी हैं और आपका देश और आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा मैनेज कर रही है। तो मुझे लगता है उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ कि भैया धुरंधर मूवी तो पहली भी मैंने देखी थी, जब धुरंधर ये फर्स्ट आई थी तब मैं इंडिया में था, और उसमें मेरे एक मित्र हैं, मतलब उन्होंने काम भी किया, तो उनके साथ ही मैंने मुंबई में फिल्म देखी थी। और ये संडे को हम यहाँ पर देख करके आए हैं धुरंधर, हमें बहुत पसंद आई। हालांकि उसमें वायलेंस है, मैंने सुना है सर्टिफिकेट A वगैरह कुछ मिला है, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ में चले जाते हैं। तो हम तो अपनी बेटी को भी लेकर के गए, और लाइक मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों ही लोग गए। मेरे और भी मित्रों ने देखी है, सब ने बहुत तारीफ करी और हमको बहुत अच्छी लगी ये फिल्म की। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सचमुच फिल्म देखने लायक है, देखने जाइए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम जनरली जो है तो ब्लैक टाउन में जाया करते थे देखने, क्योंकि उसके सारे शोज फुल थे और एक एक दिन में 8-10 शो चल। आप सोचिए ना, विदेश में, फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी जैसे शहरों में, मतलब यहाँ पर इतने सारे शोज चल रहे हैं, सारे हाउसफुल चल रहे हैं, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सबको पसंद आ रही है फिल्म। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म अगर अभी तक आपने
नहीं देखी, मुझे क्या हो रही है। अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप अपने आसपास के थिएटर में जाइए, और फिल्म थिएटर में ही देखने में मजा आएगा। टीवी में तो आ ही जाएगी कुछ ना कुछ दिनों के बाद में, लेकिन मजा आपको थिएटर में ही आएगा। बहुत बढ़िया फिल्म है, लगभग 3 घंटे 50 मिनट की मूवी है, और आपको एक बार भी नहीं लगता है कि आप बोर हो रहे हैं। और खाना पीना खा के अच्छे से बैठिएगा। मैं तो लंच वंच करके बैठा था ताकि भूख न लगे, बिकॉज मतलब 4 घंटे के आसपास की मूवी है तो भूख लग सकती है। तो ये 2 बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में चर्चा कर लेना चाहिए। और हाँ, एक चीज और है, बोनस पॉइंट बता दूं, आप बताइएगा मित्रों की कि आपके यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़े, गैस के रेट बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े तो कितने बढ़े। क्या आपके यहाँ होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी बढ़ गए? नहीं बढ़े होंगे मुझे लगता है इंडिया में अभी तक तो, लेकिन यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो यहाँ कुछ भी होता है भैया दुनिया में तो तुरंत यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है, और इस तरह की चीजें बढ़ती रहती हैं। लेकिन पब्लिक यहाँ की बेचारे, मतलब सबको तकलीफ हो रही है, बहुत चिल हैं लोग। मैंने कल परसों न्यूज में देखा, न्यूज में यहाँ प्रॉपरली देखा कि 2-3 जगहों का ऐसा इंसिडेंट था कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में कि आप खुद ही ड्राइवर उतरता है, अपना पेट्रोल भरता है, और फिर वहां जा करके जो है तो पेमेंट भी खुद ही करके आना होता है आपको। यहाँ कोई भरने वरने वाला होता नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग नहीं, इक्का दुक्का केसेस ऐसे हुए हैं, हालांकि उनके तो उन्होंने प्रॉपर वीडियोज वगैरह न्यूज में दिखाए हैं कि 2 लोग आते हैं, एक आदमी ड्राइवर बैठा रहता है और दूसरा आदमी जा करके पेट्रोल भरता है और फटाक से भर करके और भाग जाते हैं। 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है लोगों के पास। जैसे कुछ लोग हैं जो सेंट्रलिंक पे ही हैं, मतलब सेंट्रलिंक के बेनिफिट पर रह रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं है तो उनके पास नहीं है पैसे, तो फिर लोग इस तरह से करते हैं। हालांकि वो सब पकड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जगह CCTV कैमराज लगे हैं, तो ऐसी कोई कोशिश ना करें तो पकड़े वगैरह जाते हैं। लेकिन ये मतलब यहाँ पर भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि ये सब कुछ जल्दी बंद हो जाए, ये युद्ध विराम हो जाए और दुनिया फिर से अपने ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि ऐसे ही इतनी सारी परेशानियां हैं और उस पर ये बोनस परेशानियां नहीं चाहिए। हो सकता है इसमें किसी का फायदा हो रहा हो, हाँ, लेकिन आम आदमी तो इसमें पिस रहा है। तो बंधुओं, आज का ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाइप भी दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। वक्त बुरा है, भगवान चाहेंगे तो टलिए भी जाएगा और अच्छा समय फिर से आएगा, क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, वक्त की विशेषता यही है कि ये कभी टिकता नहीं है। तो ये बुरा वक्त भी टल ही जाएगा। और एक दूसरे के सहयोग में, मतलब जहाँ जितना सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए। और मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।